Welcome everybody to this lecture series of solid state physics, and in today's lecture we will continue our discussion about vibration of one dimensional diatomic lattice. ओके इससे पहले हम लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और ये कुछ वाइब्रेशनल पाथ और मोशन पाथ हमने इस तरह के रिजल्ट्स अभी तक देखे हैं कि अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ रीजन यानी k टेंड्स टू 0 इस रीजन की बात करें तो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे सामने आता है। ऑप्टिकल ब्रांच के लिए कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे सामने आता है कि जो दो मास पार्टिकल हमने डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस में ज्यूम किए हुए हैं, जिसका एक जो बिगर पार्टिकल है उसका मास कैपिटल एम है, स्मॉलर पार्टिकल है उसका मास स्मॉल एम है, तो उनका जो मोशन रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है। और ये मोशन तब भी रहता है जब अगर आप इनके मासेस को इक्वल कर देना, तब भी इनका जो मोशन है वो एक दूसरे के अपोजिट रहता है। और ये जो फिगर हमारे पास, ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजेंबल करता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से। तो इसी कारण भी हम इसको ऑप्टिकल ब्रांच कह रहे हैं। और सेकंड रिजल्ट जो हमारे पास आया था वो ये था कि अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आता है कि जो बिगर मास का पार्टिकल है जिसका मास हमने कैपिटल एम कंसीडर किया हुआ है, जो स्मॉलर मास का पार्टिकल है जिसका मास हमने स्मॉल एम कंसीडर किया, उनका जो मूवमेंट है वो एक ही तरह का मूवमेंट या एक ही डायरेक्शन में इनका मूवमेंट रहता है। और इस तरह की जो ब्रांच है जिसमें इस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं तो इनको हम अकॉस्टिकल ब्रांच कह रहे हैं। और ये जो वाइब्रेशन है ना, अगर इनको आप ढंग से एनालिसिस करें तो ये साउंड वाइब्रेशंस की आपको याद दिलाते हैं, ये साउंड वाइब्रेशंस की आपको याद दिलाते हैं। और इसी कारण इस ब्रांच को हम अकॉस्टिकल ब्रांच भी कहते हैं। आगे और अच्छे से क्लियर होने वाली हैं बातें कि क्यों हम इसको अकॉस्टिकल ब्रांच कह रहे हैं, क्यों हम इनको ऑप्टिकल ब्रांच कह रहे हैं, और अच्छे से क्लियर होगी। पर ये जो वाइब्रेशंस का मेथड है ना, ये बिल्कुल साउंड के वाइब्रेशन का मेथड है, इसलिए हम इसको अकॉस्टिकल या साउंड ब्रांच भी कह सकते हैं। ओके, so let's discuss this. So this is the result. We therefore conclude that in optical case the neighboring atoms move in opposite directions. जो नेबरिंग एटम होगा लैटिस में, जो एटम्स की पोजीशन है उससे आप वेल नोन है कि किस तरह से वो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ लैटिस में है। अल्टरनेट पोजीशन पे हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया हुआ है कि अगर पहले कैपिटल एम मास का पार्टिकल है, उसके बाद स्मॉल एम मास का पार्टिकल, फिर कैपिटल एम मास का पार्टिकल, फिर स्मॉल एम मास का पार्टिकल, फिर कैपिटल एम मास का पार्टिकल, और ये इनफाइनाइट तक ये अरेंजमेंट हो सकता है एटम्स का। तो अगर ऑप्टिकल केस की बात करें हम, तो जो नेबरिंग एटम है वो एक दूसरे से अपोजिटली मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ओके, वेयर एज इन अकॉस्टिकल केस दे मूव इन द सेम डायरेक्शंस। अकॉस्टिकल केस में ये केस आप देख रहे हैं, इसमें वो दोनों के दोनों एटम, स्मॉल मास वाला भी और कैपिटल मास का जो पार्टिकल है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिजल्ट हैं दोनों ब्रांचेस के लिए। ओके, now the vibration of the acoustical branch can be excited by a force. ये जो दो स्टार करके पैराग्राफ लिखे गए हैं, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इनके नामों तक पहुंचे हैं। यानी एक पर्टिकुलर ब्रांच को हम अकॉस्टिकल ब्रांच कह रहे हैं और एक दूसरी ब्रांच जो हमें डिस्पर्सन रिलेशन कर्व से मिली है उसको हम ऑप्टिकल ब्रांच कह रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम इनको ऐसा कह रहे हैं, ये लाइन्स, ये पैराग्राफ्स आपको इस बात का इंफॉर्मेशन देंगे। और आगे जो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। द वाइब्रेशंस ऑफ द acoustical branch कैन बी excited by a force which makes the atom in a crystal move in the same direction. ओके, अगर आपको अकॉस्टिकल ब्रांच में वाइब्रेशंस एक्साइट करने हैं, ओके, तो कोई ऐसा फोर्स, चूंकि देखिए अगर वाइब्रेशंस की हम बात करते हैं किसी भी डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस या मोनोएटोमिक क्रिस्टल लैटिस में, तो वाइब्रेशंस दो तरह से कर सकता है लैटिस। या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी के थ्रू वाइब्रेट कर सकता है ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी,
और वो जो वाइब्रेशंस होंगे वो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस होंगे। ओके, और या तो फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी से कोई फोर्स अप्लाई किया जाए लैटिस के ऊपर तब वो वाइब्रेट कराए, तो वो फोर्स्ड वाइब्रेशंस होंगे। वो जो वाइब्रेशंस होंगे तब वो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस नहीं कहेंगे, उनको हम कहेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशंस, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल एजेंसी ने जो फोर्स अप्लाई किया है, ड्यू टू दैट फोर्स दैट वाइब्रेशन कैन बी हैपन देयर। ओके, सो जो अकॉस्टिकल ब्रांच के वाइब्रेशन है वो किसी ऐसे फोर्स से हम अगर लैटिस को एक्साइट करें जो दोनों एटम्स को, कैपिटल एम मास का पार्टिकल भी और स्मॉल एम मास के पार्टिकल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव कराए, एक ही डायरेक्शन में मूव कराए। ओके, the vibrations of the acoustical branch can be excited by a force which makes the atoms in a crystal move in the same direction. Okay, this type of effect may be produced, for example, by directing a beam of sound waves on the surface of a crystal. तो इस तरह का जो इफेक्ट है ना कि आप कोई फोर्स अप्लाई करें किसी क्रिस्टल के ऊपर और जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर जाएं, ऐसा एक एग्जांपल हम कब पढ़ते हैं, जब किसी साउंड बीम को आप किसी क्रिस्टल के सरफेस पे एक्साइट करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो इस तरह के वाइब्रेशंस हमें देखने को वहां मिलते हैं। These vibrations are therefore called as acoustical vibrations. Monoatomic crystals respond to such vibrations. क्योंकि वहां जब हम मोनोएटॉमिक क्रिस्टल के केस में स्टडी करते हैं तो वहां केवल हमें अकॉस्टिकल ब्रांच के वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच के नाम से कोई ब्रांच हम वहां स्टडी नहीं करते। एक्चुअली जो डिस्पर्सन रिलेशन कर्व हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं और उसमें जो अकॉस्टिकल ब्रांच है वो एग्जैक्टली मैच करती है डिस्पर्सन रिलेशन कर्व ऑफ मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस। आपको कल हम इस बात से पे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम अकॉस्टिकल ब्रांच का जो डिस्पर्सन रिलेशन कर्व है डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में और मोनोएटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। ओके, तो जो अकॉस्टिकल ब्रांच है डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में एग्जैक्टली रिजेंबल करती है मोनोएटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में डिस्पर्सन रिलेशन कर्व से। तो इस कारण जो ये वाइब्रेशंस है ना, इनको हम साउंड वाइब्रेशंस भी कहते हैं। जो ये ब्रांच हमें मिली है अकॉस्टिकल ब्रांच, इसको हम साउंड ब्रांच भी कह देते हैं, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस है कि आप किसी क्रिस्टल पे फोर्स लगाएं और जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स वो एक ही डायरेक्शन में साउंड वेव्स की फिनोमिना वैसी ही होती है। साउंड वेव्स को अगर आप स्टडी करें तो उसी तरह की फिनोमिना होती है कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो साउंड जो जिस डायरेक्शन में साउंड वेव ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं। कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होता कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर जाए। वो अलग बात है कि वो ट्रांसवर्स, क्योंकि देखिए जो साउंड वेव्स हैं उनकी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में वाइब्रेट करें। अगर इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो भी ऐसे ऐसे प्रोपगेट करते हैं, ऐसे ऐसे। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, तो साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होने की वजह से ये जो वाइब्रेशंस है वो उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। ठीक है, तो साउंड वेव्स में भी तो वैसा ही होता है। साउंड वेव्स को जब हम स्टडी करते हैं तो जो मीडियम के पार्टिकल है जिसमें साउंड ट्रेवल कर रही है वो मीडियम, वट एवर द मीडियम, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उस मीडियम के जो पार्टिकल है वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं या फिर मैं कहूँ वाइब्रेट करते हैं। तो इस कारण इस तरह के वाइब्रेशंस को, इस तरह की जो ये ब्रांच हमें मिली है जो अकाउस्टिकल हम इसे कह रहे हैं, ये साउंड के कारण इसको अकाउस्टिकल कह रहे हैं हम। ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है अकाउस्टिकल, लेकिन ये जो वाइब्रेशंस हैं ये एग्जैक्टली
साउंड वाइब्रेशंस को मैच करते हैं। इनकी जो फिनोमिना है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल साउंड वेव से मैच करता है। इस कारण हम इस ब्रांच को कई बार साउंड ब्रांच भी कहते हैं, या जो वाइब्रेशंस हैं इनको साउंड वाइब्रेशंस भी कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज अबाउट ऑप्टिकल ब्रांच. The vibration of the optical branch can be excited by a force which makes the two neighboring atoms move in the opposite directions. Optical radiations induce this type of vibrations in the crystal. जो ऑप्टिकल रेडिएशंस होते हैं ना, ऑप्टिकल रेडिएशंस का मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशंस हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो वाइब्रेशंस हैं वो इसी तरह के वाइब्रेशंस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वाइब्रेशंस कैसे आपने स्टडी किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तीसरी इलेक्ट्रो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होते ही हैं सॉरी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होते ही हैं, परंतु वो जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस कारण वो जो मूवमेंट है ना वो अपोजिट हो जाता है, या आप कहें जो इस तरह के रेडिएशंस होते हैं ऑप्टिकल रेडिएशंस ये ईएम रेडिएशंस भी हो सकते हैं, induce this type of vibrations in the crystal, and hence these vibrations are called as optical vibrations. अब ये दोनों बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि क्यों हम इनको साउंड वाइब्रेशंस या अकोस्टिकल वाइब्रेशंस और या इनको हम ऑप्टिकल वाइब्रेशंस कहते हैं। क्योंकि जो मूवमेंट है ना पार्टिकल की वो एग्जैक्टली मैच करती है, यहाँ इस केस में वो एग्जैक्टली मैच करती है जैसे साउंड वेव के केस में, और यहाँ ऑप्टिकल रेडिएशन के केस में जो फिनोमिना था वो एग्जैक्टली मैच करती है। ये जो मूवमेंट है ये, या फिर ये जो ग्राफ है ये दोनों के दोनों इस बात को प्रूफ करते हैं कि इस ब्रांच के जो वाइब्रेशंस होंगे वो ऑप्टिकल के जैसे होंगे, जैसे ऑप्टिकल के केस में होते हैं। हम ऑप्टिक्स में भी इस तरह के फिनोमिना पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में भी इस तरह के फिनोमिना पढ़ते हैं। इसलिए इस ब्रांच को हम कह रहे हैं ऑप्टिकल ब्रांच, और इस ब्रांच को हम कह रहे हैं अकोस्टिकल ब्रांच, या फिर आप इसको कह सकते हैं साउंड ब्रांच। ओके, The existence of atoms, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। The existence of atoms with different charge or different masses. Repeat. The existence of atoms with different charge or different masses is not essential criteria to introduce optical vibrations. Okay, in a crystal, the mere presence of two atoms per primitive cell is the prerequisite of generation of this type of vibrations. दो अलग अलग चार्ज के मास पार्टिकल रख लीजिए, दो अलग अलग मास के पार्टिकल रख लीजिए, दो अलग अलग चार्ज के पार्टिकल रखिए, ये ऑप्टिकल वाइब्रेशंस को एक्साइट करने की किसी क्रिस्टल में ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये है क्राइटेरिया, ये 2 atoms per primitive cell. ये 2 atoms per primitive cell is the prerequisite of generation of this type of vibrations. Diamond and HCP, hexagonal closed pack structure, lattice is moving having 2 atoms per primitive cell exhibit optical branches or can show optical vibrations. इन दोनों में, डायमंड के केस में भी और एचसीपी के केस में भी इन स्ट्रक्चर को अगर आप स्टडी करें, इनका जो वाइब्रेशंस को स्टडी करें, इनके लैटिस वाइब्रेशंस को स्टडी करें, तो आपको वहां इन दोनों केसेस में, डायमंड के केस में भी और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में भी ऑप्टिकल ब्रांच देखने को मिलती है। तो 2 एटम होने चाहिए पर प्रिमिटिव सेल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच इन एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। 2 एटम्स, अलग अलग मास के एटम, अलग अलग चार्ज के एटम, ये इससे करने से ऑप्टिकल ब्रांच आपको नहीं मिलने वाली। देखिए, अकोस्टिकल ब्रांच तो कॉमन है, मोनोएटॉमिक क्रिस्टल को लेटिस आप स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको अकोस्टिकल ब्रांच मिलेगी। वो जो डिस्पर्सन रिलेशन कर्व है उसको आप अकोस्टिकल ब्रांच कह सकते हैं, रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ। और डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस को स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको वो ब्रांच देखने को मिलती है।
और रिजेंबल करते हैं डिस्पर्शन रिलेशन कर्व से। लेकिन जो नया कंसेप्ट हमारे सामने यहाँ आया है वो ऑप्टिकल ब्रांच को लेके है। तो ऑप्टिकल ब्रांच का जो एग्जिस्टेंस है वो ये है वो क्राइटेरिया, 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल। 2 डिफरेंट मास के एटम आप रख लें, इससे आपको ऑप्टिकल ब्रांच मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल हैं तो डेफिनेटली उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के लिए आपको वहां ऑप्टिकल ब्रांच देखने को मिलेगी। सो अब तक जो हमने क्लियर किया है वो इनके नेम्स, आज के लेक्चर में इनके जो नेम्स हैं, हम इनको अकॉस्टिकल ब्रांच क्यों कह रहे हैं, अब एक पर्टिकुलर ब्रांच को जो अब तक हम जिससे इंट्रोड्यूस नहीं थे उसको हम ऑप्टिकल ब्रांच क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके जो वाइब्रेशंस हैं अकॉस्टिकल ब्रांच में वो बिल्कुल साउंड वाइब्रेशन से मैच करते हैं, इसलिए उसको हम अकॉस्टिकल या साउंड ब्रांच कह सकते हैं। और ऑप्टिकल जो रेडिएशंस, ऑप्टिकल ब्रांच में जो हमें वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल ऑप्टिकल रेडिएशंस के केस में जो हमें देखने को मिलता है एग्जैक्टली उससे मैच करते हैं, इसलिए हम उस ब्रांच को ऑप्टिकल ब्रांच कह रहे हैं। और ऑप्टिकल ब्रांच के लिए ऑप्टिकल किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऑप्टिकल ब्रांच के में ऑप्टिकल ब्रांच के प्रेजेंट होने के लिए ये जरूरी क्राइटेरिया 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, वो बहुत ज्यादा पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में। 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, 3 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, 4 एटम per primitive cell, okay, to appear the optical branch. This. So अब जो हम आगे स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, और आज हम इस लेक्चर को कंक्लूड करने वाले हैं, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर्टेनिंग अ डायटोमिक लैटिसेस। ओके, और इसके बाद सीधे हम फोनोन वाले टॉपिक पे जाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वो टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर्टेनिंग टू डायटोमिक लैटिसेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इन डायटोमिक लैटिसेस द एलोड फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टिट्यूट 2 frequency band, one corresponding to acoustical mode and other is optical mode, okay, of vibration. For polyatomic lattices इनके लिए क्या होगा? अभी हम केवल, मैंने बोला है ना कि हम इस डिस्कशन को ना जर्नलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बात कही थी। जर्नलाइजेशन का मतलब ये है कि हम पहले मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस के केस को स्टडी कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक केस हुआ। फिर हमने एक डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस का केस स्टडी किया, वो भी एक स्पेसिफिक केस हुआ। जर्नलाइजेशन क्या होगा इन केसेस का? ये उसका जर्नलाइजेशन है, और ये सब जर्नलाइजेशन है, ये उसका जर्नलाइजेशन है। देखिए, जब आपको, अगर मैं बहुत, अब क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आप वाइब्रेशंस के बारे में ले चुके हैं, आप एक्वायर कर चुके हैं, तो अगर मैं आपको कहूं कि आप जब मोनो एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस के केस को स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक ब्रांच मिल रही है जिसको मैं अब, तब तो वो मेरे लिए डिस्पर्सन रिलेशन कर्व था, लेकिन अब वो मेरे लिए अकॉस्टिकल ब्रांच है। ओके, फिर आपने डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस को स्टडी किया, वहां आपको 2 ब्रांचेस देखने को मिली, एक ऑप्टिकल ब्रांच जो एंटायरली न्यू ब्रांच थी हमारे लिए, और एक अकॉस्टिकल ब्रांच जो रिजेंबल कर रही थी डिस्पर्सन रिलेशन कर्व ऑफ ए मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस। ओके, अब अगर पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल हो मेरे पास, पॉलीएटॉमिक जहां n एटम्स पर प्रिमिटिव सेल है, अभी तो मैं 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल की बात कर रहा था ना, अब अगर मेरे पास n एटम्स पर प्रिमिटिव सेल है तब क्या होगा? तो वहां मुझे n फ्रीक्वेंसी बैंड्स मिलेंगे। देखिए, इन डायटोमिक लैटिसेस द एलोड फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टिट्यूट्स, डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात कर रहे हैं, द एलोड फ्रीक्वेंसीज कॉन्स्टिट्यूट 2 frequency bands, one corresponding to acoustical branch or acoustical mode and other corresponding to the optical mode, okay, of vibration. For polyatomic lattices having n atoms per primitive cell, the number of frequency band is n, capital N.
ओके, तो अगर n नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक केस है, इसका मतलब ये होगा जब हम ट्राइएटॉमिक को स्टडी करेंगे तो वहां हमें 3 ब्रांचेस मिलनी चाहिए। यस, n पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस, इसमें n एटम्स, ये n एटम्स पर प्रिमिटिव सेल हो तो वहां मुझे n ब्रांचेस मिलनी चाहिए। तो ये जर्नलाइजेशन हुआ मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस का और डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस का। n एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में n एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, फिर से मैं कह रहा हूं ये ट्राई एटॉमिक में जरूरी नहीं है, अगर आप ट्राई एटॉमिक के आपने 3 डिफरेंट मास के पार्टिकल ले लिए, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वहां से आपको 3 ब्रांच मिल जाएंगी। 3 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, अब आपको 3 ब्रांच मिल जाएंगी। ओके, सो दिस second question, second part, second point of this discussion is, if all the atoms have the same mass small m, यानी कोई अलग अलग मास के पार्टिकल वहां ना हो, ठीक है, जैसे डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में हमने स्टडी किया कि वहां हमारे पास 2 अलग अलग मास के पार्टिकल था, इसको एक को हमने कहा कैपिटल एम मास का पार्टिकल, दूसरे को हमने कहा स्मॉल एम मास का पार्टिकल। इफ ऑल द एटम्स हैव द सेम मास स्मॉल एम, the frequency range for both monoatomic and diatomic lattices is same, that is omega varies from 0 to 2 beta 1 by m plus 1 by m। चूंकि ये रेंज हम पढ़ चुके हैं, तो 1 by m जो स्मॉल m है उसकी जगह तो स्मॉल m है ही, जो कैपिटल m था उसकी जगह भी स्मॉल m आ गया, चूंकि हर जितने भी एटम्स हैं उन सब का मास हमने कितना किया है, स्मॉल m। तो 1 by small m plus 1 by small m, that is 4 beta by m। तो जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, जो इक्वेशन नंबर 12 और इक्वेशन नंबर 13 हमें दे रही थी, वो अब 0 से 4 बीटा बाई एम तक होगी। 0 से 4 बीटा, यानी ओमेगा का जो वेरिएशन आएगा वो 0 से 4 बीटा बाई एम तक आएगा, अगर सब के सब मास का जो एटम्स के मास है वो इक्वल हो जाए। ये इफेक्ट ऑफ मास कह सकते हैं, इस पॉइंट को आप इफेक्ट ऑफ मास कह सकते हैं। ओके, और ये मोनोएटॉमिक क्रिस्टल के लैटिस के केस में, इन मोनोएटॉमिक लैटिसेस, क्योंकि मोनोएटॉमिक ये ऑटोमेटिकली हो गया जब एक ही मास के पार्टिकल हैं, इन मोनोएटॉमिक लैटिसेस द होल रेंज कॉरस्पॉन्ड टू द अकॉस्टिकल ब्रांच। इन डायटोमिक लैटिस द रेंज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट ओमेगा स्क्वायर varies from 0 to 2 beta by m, correspond to the acoustical branch, and in second part omega square is varies from 2 beta by m to 4 beta by m when this is correspond to the optical branch। यहाँ हम स्मॉल एम कैपिटल एम नहीं लिख रहे, चूंकि हमने एक कंसिडरेशन पहले ही कंसिडर किया है कि जितने भी एटम्स है वो सब स्मॉल एम मास के पार्टिकल हैं, सब स्मॉल एम मास के पार्टिकल है। तो जो ओमेगा स्क्वायर का वेरिएशन होगा डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में, वो 0 से 2 बीटा बाई एम का जो वैल्यूज होंगी वो अकॉस्टिकल ब्रांच के क्रॉसमोड में आएंगी, और जो 2 बीटा से 4 बीटा एम के इस रेंज में आएंगी फ्रीक्वेंसीज, वो आएंगे ऑप्टिकल ब्रांच के केस में, या ऑप्टिकल ब्रांच को रिप्रेजेंट करेंगी ये फ्रीक्वेंसीज 2 बीटा टू 2 बीटा बाई एम टू 4 बीटा बाई एम। ओके, एंड द फोरबिडन गैप इज एब्सेंट इन दिस केस। और ये पॉइंट हम पहले भी स्टडी करके आए जब डिस्पर्सन रिलेशन कर्व हमने स्टडी किया फॉर अ डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस, कि वो जो 2 पॉइंट है वो एक दूसरे को कंसोलिडेट कर जाएंगे और फोरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड वहां से डिसअपियर हो जाएगा। और ये केवल कब होगा, जब दोनों मास पार्टिकल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। As the heavier mass capital M increases, अगर कैपिटल M मास का पार्टिकल का मास बढ़ जाता है, ओके, तो जो मास रेशो है ना, जो फोरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड को मुझे बताता है कि उसकी विड्थ कितनी होगी, उस पे सीधा इफेक्ट आएगा, उस पे सीधा इफेक्ट आएगा इसका। So as the heavier mass capital M increases, the optical branch flattens and acoustical branch yields downward। ये इफेक्ट आता है M के बढ़ने से, यानी कैपिटल M मास का पार्टिकल उसका मास बढ़ाते जाइए, उसका मास बढ़ाते जाइए, उसका मास बढ़ाते जाइए, तो उससे क्या होगा, जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो फ्लैट होनी शुरू हो जाती है, और जो अकॉस्टिकल ब्रांच है वो नीचे
आनी शुरू हो जाए, मूविंग डाउनवर्ड। फॉर m टेंडिंग टू इंफिनिटी, m अगर इंफिनिटी को टेंड कर जाए, ये इफेक्ट कब आने शुरू हो जाते हैं? जब आप m को बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन स्पेशल केस ये है कि जब m टेंडिंग टू इंफिनिटी, m इंफिनिटी की तरफ अगर टेंड करे, द अकॉस्टिकल ब्रांच कोइंसाइड्स विद k एक्सिस, चूंकि ये नीचे आ रही थी, m को आपने इंक्रीज किया, ऑप्टिकल ब्रांच का वेरिएशन ऐसे आता है, वो फ्लैट होनी शुरू हुई। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये इस तरह का वेरिएशंस आप स्टडी करते हैं। ये मेरे पास डिस्पर्सन रिलेशन कर्व है, ये फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड है। ओके, ये वेरिएशन है ऑप्टिकल ब्रांच का, और इस तरह का वेरिएशन है अकॉस्टिकल ब्रांच का। ओके, ये अब हुआ क्या कि m को आपने इंक्रीज करना शुरू किया, m इज इंक्रीजिंग, m को आपने बढ़ाना शुरू किया, तो जो ऑप्टिकल ब्रांच का वेरिएशन है ना, ये थोड़ा सा फ्लैट होना शुरू हुआ, यानी इस तरह से। और ये जो अकॉस्टिकल ब्रांच है, ये फ्लैट होनी शुरू, ये नीचे मूविंग डाउनवर्ड, पहले यहां थी, अब ये थोड़ा सा नीचे आ जाती है, ऐसे आ जाती है। फिर आपने m को बढ़ाया, फिर ये और फ्लैट हो गई, ऐसे और फ्लैट हो गई ऑप्टिकल ब्रांच, और ये फिर और नीचे आ गई, और नीचे आ गई। अब एक केस आपने स्पेशल किया कि जब m टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये जो ऑप्टिकल ब्रांच का वेरिएशन है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, ऐसे, और ये जो अकॉस्टिकल ब्रांच है k एक्सिस को कोइंसाइड कर जाती है। अब इस तरह का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ये k एक्सिस था, यहां हमारा ओमेगा था, तो ऑप्टिकल ब्रांच तो हो गई फ्लैट, अब ये ऑप्टिकल ब्रांच है, और जो अकॉस्टिकल ब्रांच थी वो कोइंसाइड कर जाती है विद k एक्सिस। k एक्सिस को कोइंसाइड कर जाती है, तो ये रहा मेरा k एक्सिस। ओके, ये स्पेशल केस हुआ m टेंडिंग टू इंफिनिटी, पर ऐसा नहीं कि तुरंत होगा। जैसे आपने, ये मेरे पास एग्जैक्ट वेरिएशंस था, लेकिन जैसे ही हमने m को बढ़ाना शुरू किया, तो जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो फ्लैट होनी शुरू हो जाती है, और जो अकॉस्टिकल ब्रांच वो नीचे मूव होना शुरू हो जाता है। फिर हमने m को बढ़ाए, और ज़्यादा फ्लैट हो गई, ये और ज़्यादा नीचे आ गई, और जब m टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है, इस रीजन में जाने के बाद जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो फ्लैट हो जाती है, एक फ्लैट लाइन हो जाती है, और जो अकॉस्टिकल ब्रांच है वो कोइंसाइड कर जाती है इस k एक्सिस के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, so as the heavier mass m increases, the optical branch flattens and acoustical branch yields downward. When m tending to infinity, the acoustical branch coincide with k axis and optical branch becomes parallel to the k axis or coincides with k axis and represent a single frequency 2 beta by m। यहाँ ये वेरिएशन है डिस्पर्सन रिलेशन ऑफ डायटोमिक लैटिसेस फॉर m टेंडिंग टू इंफिनिटी। जब m इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इस तरह का डिस्पर्सन रिलेशन कर्व होगा फॉर डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस। ये वही हमारा k एक्सिस है, और जब m टेंड इंफिनिटी को टेंड किया तो ये जो ऑप्टिकल ब्रांच है फ्लैट हो गई है, ये देखिए, और एक ही फ्रीक्वेंसी अब है केवल 2 बीटा बाई स्मॉल m। ओके, और ये जो अकॉस्टिकल ब्रांच थी नीचे, ये इसके एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर गई है, तो यहाँ रही, ये रही अकॉस्टिकल ब्रांच और ये रही ऑप्टिकल ब्रांच। ये इस केस में है जब m टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब m इंफिनिटी को टेंड करे। ओके, अच्छा, द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस इज दैट एवरी एटम इन अ लैटिस, द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस, the physical meaning of this, that every atom in a lattice behaves as if it is completely free and isolated from its neighbors.
ओके अब इनके बीच में वो जो एक कपल्ड वाइब्रेशन वाला केस हम स्टडी करके आते हैं कि स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कपल्ड वाइब्रेशन करते हैं, है ना, तो वो अब नहीं ये कंसिडर करते हैं। जो आपने अगर स्टडी किया हो डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट, okay, the physical meaning of this is that every atom in a lattice behaves if it is completely free and isolated from its neighbor. It oscillates with its natural frequency square root of 2 beta by m. Einstein used this model to lattice vibrations to develop the theory of specific heat of solids. इसी कंसेप्ट का यूज किया आइंस्टाइन ने और उन्होंने स्पेसिफिक हीट की जो थ्योरी अपनी दी, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, उसमें इसी कंसिडरेशन को दिया। माना कि एवरी एटम्स इज कंसिडर्ड एज फ्री एंड आइसोलेटेड विद इट्स नियरेस्ट नेबर्स। यही जो प्रिंसिपल था आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट का। तो अब आपको जो 4th यूनिट यहां है हमारे सिलेबस में, उसकी खुशबू आनी शुरू हो जानी चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि हम उस तरफ धीरे धीरे टेंड कर रहे हैं। ओके, तो आइंस्टाइन ने इसी फिनोमिना को यूज किया, इसी कंसिडरेशन को अपनाया और अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम आइंस्टाइन्स स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ specific heat of solids बोलते हैं। Okay, it may further noted that allowed frequency band gets compressed into levels। जो allowed frequency band है वो levels में convert हो जाते हैं, compress हो जाते हैं। An identical situation arises from energy of electrons। कैसे? We get energy band when the atoms are bound and in a solid, and the energy levels when they are free। एनर्जी लेवल्स हमें कब मिलते हैं? जब एटम्स फ्री हों, और जब वो किसी सॉलिड में बाउंड हो तो हमें मिलते हैं एनर्जी बैंड्स। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बैंड्स एंड एनर्जी लेवल्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, है ना। कई बार ये ग्राफ ही वो कंपटीशन में पूछ लेता है, या इफेक्ट पूछ लेता है इसका, m टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर होगा तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट, एज द लाइटर मास स्मॉल m डिक्रीजेस, तब क्या होगा? अगर लाइटर मास m का वैल्यू डिक्रीज करे, देन द ऑप्टिकल ब्रांच मूव्स अपवर्ड्स, ऑप्टिकल ब्रांच ऊपर मूव शुरू कर देती है, व्हाइल द अकॉस्टिकल ब्रांच इज नॉट अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि अकॉस्टिकल ब्रांच स्मॉल m इस मास के जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है उस पे डिपेंड नहीं करते, वो कैपिटल M पे डिपेंड करती है। ओके, एज द लाइटर mass small m decreases, the optical branch moves upwards while the acoustical branch is not affected. Okay, as m tending to 0, the optical branch disappears। ऑप्टिकल ब्रांच डिसअपियर हो जाती है अगर m टेंडिंग टू 0 हो जाए, यानी m का मास का पार्टिकल वहां रहे ही नहीं। तो आप जानते हैं कि ऑप्टिकल ब्रांच को डिसअपियर होना है, क्योंकि ऑप्टिकल ब्रांच तो हमारी स्टडी में कब आती है? जब हम डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करते हैं, है ना। अब जब m टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यानी एक मास पार्टिकल 0 हो गया, तो एक ही तो मास पार्टिकल बचा, तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा? मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस जैसा रहेगा। This is expressed as for m tending to it, the lattice becomes monoatomic crystal lattice of lattice constant 2a। तो ये ऑटोमेटिकली जब m स्मॉल m टेंडिंग टू 0 होगा, तो जो दो मास एटम डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस में हमने जूम करके चले, तो उसमें से अगर एक 0 हो जाएगा तो केवल कैपिटल m मास का पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। और जब केवल कैपिटल m मास का पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि वो जो वहां
क्रिस्टल का बिहेवियर है वो डायटोमिक ना होके मोनोएटोमिक क्रिस्टल लैटिस जैसा हो जाएगा। और ऑप्टिकल ब्रांच अब नहीं मिलने वाली, क्योंकि मोनोएटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में ऑप्टिकल ब्रांच नहीं मिलती, तो इस केस में ऑप्टिकल ब्रांच डिसअपियर हो जाती है। इस केस में ऑप्टिकल ब्रांच डिसअपियर हो जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट, दिस फिफ्थ पॉइंट इज दिस, द वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड रेशो B by A। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं अकॉस्टिकल ब्रांच के केस में भी और ऑप्टिकल ब्रांच के केस में भी। B by A एम्पलीट्यूड का जो रेशो है विद द वेव वेक्टर K, the variation of the amplitude ratio B by A with wave vector K for both optical and acoustical branch shown in the figure. This variation of B by A, that is amplitude in the case of capital M, that is the acoustical branch, amplitude in the case of acoustical branch over the amplitude of in the case of optical branch versus K, the wave vector for acoustical and optical branches। इस तरह का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। क्या ये वेरिएशन देख लेते हैं। 4K इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 2A, यहाँ इन पॉइंट्स की बात कर रहा है वो, इन पॉइंट्स की, ये इन पॉइंट पे K की वैल्यू जब प्लस पाई बाई 2A हो या माइनस पाई बाई 2A, यहाँ इन बाउंड्रीज पर है वो, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये इन बाउंड्रीज की बात कर रहा है। 4K equals to plus minus pi by 2A, the ratio B by A is 0। ये जो लाइन है ना, ये B by A के रेशो को दिखा रही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये K को रिप्रेजेंट कर रही है, वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये B by A के रेशो को दिखा रही है। ओके, सो 4K equals to plus minus pi by 2A, ये पाई बाई 2A, K की वैल्यू पाई बाई 2A हो यहाँ इस पॉइंट पर, या फिर K की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 हो इस पॉइंट पर। जो B बाई A है वो 0 है। अब देख भी सकते हो इस पॉइंट पर B बाई A कुछ भी नहीं है, ऊपर है ही नहीं, कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट पर कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, तो B बाई A क्या हुआ 0 फॉर ऑप्टिकल ब्रांच एंड ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, एंड इनफाइनाइट फॉर अकाउस्टिकल ब्रांच, इनफाइनाइट फॉर अकाउस्टिकल ब्रांच। क्यों? क्योंकि एक बात देखिए कि B बाई A का जो रेशो है वो इन पॉइंट्स पर, यहाँ और इस पॉइंट पर, जब हम ऑप्टिकल ब्रांच के लिए निकालेंगे, ऑप्टिकल ब्रांच का इसमें कौन सा एम्पलीट्यूड है, ये वाला 0, ठीक है। ये वाला एम्पलीट्यूड, ये सॉरी, ये B बाई A का जो रेशो है वो ये वाला जो B वाला जो एम्पलीट्यूड है कैपिटल M मास के पार्टिकल के, यानी ये अकाउस्टिकल ब्रांच के लिए है, और ये वाला जो ये पार्टिकल है ये जो एम्पलीट्यूड है ये ऑप्टिकल ब्रांच के लिए है, ठीक है। ये अकाउस्टिकल ब्रांच का एम्पलीट्यूड है, ये ऑप्टिकल ब्रांच का एम्पलीट्यूड। अब ये 0 होगा ऑप्टिकल ब्रांच के लिए। कैसे 0 होगा? जब B 0 हो जाए, तो ये पूरा का पूरा रेशो क्या हो गया 0। और इनफाइनाइट होगा अकाउस्टिकल ब्रांच के लिए कब? जब A 0 हो जाए, तो B अपॉन 0 दैट गिव्स यू infinite, and 0 upon something gives you 0. Okay, so for K equal to plus minus 2A, the ratio B by A is 0 for optical branch. Okay, ये देखिए यहाँ 0 for optical branch and infinite for acoustical branch. This indicates that in acoustical branch all the lighter atoms with mass small m are at rest as A equal to 0, and in optical branch all the heavier atom of mass capital M are at rest for B equal to 0. Okay, thus at the edge of Brillouin zone, ये एज है, ये दोनों क्या है? एज है Brillouin zone की। ओनली वन ऑफ द सब लैटिसेस इज ऑसिलेटिंग, या तो अकाउस्टिकल ब्रांच ऑसिलेट करेगी या तो ऑप्टिकल ब्रांच ऑसिलेट करेगी। द सब लैटिस ऑफ हेवियर एटम्स इज द अकाउस्टिकल ब्रांच एंड वन ऑफ द लाइटर एटम्स इज द ऑप्टिकल ब्रांच। द टू मोड्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इफ masses आर अनइक्वल।
वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। एंड रिप्रेजेंट स्टैंडिंग वेव विद फेज डिफरेंस ऑफ π/2 फॉर k लेस देन π/2a बोथ सब लैटिसेस वाइब्रेट। ये केस केवल किसके लिए है? k इक्वल टू प्लस माइनस π/2a के लिए। लेकिन अगर k लेस देन इस एरिया में, इस रीजन में दोनों के दोनों जो सब लैटिस हैं वो वाइब्रेट करेंगे। यानी ब्रिलॉइन जोन की बाउंड्री पे ये जो डॉटेड लाइन बनाई है या फिर ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, इस बाउंड्री पे केवल एक ही सब लैटिस वाइब्रेट करेगा। आप ये जानते हैं अकॉस्टिकल जो हैवियर एटम का सब लैटिस है वो अकॉस्टिकल ब्रांच है, और लाइटर एटम का जो सब लैटिस है वो ऑप्टिकल ब्रांच है। ठीक है, तो इस बाउंड्री पर केवल और केवल एक ही सब लैटिस वाइब्रेट करेगा, दोनों सब लैटिस वाइब्रेट। हाँ, इसके अंदर की अगर बात करें, इस रीजन की बात करें, तो दोनों सब लैटिस वाइब्रेट करते हैं, जैसा डेफिनेटली कपल्ड वाइब्रेशन के केस में होना चाहिए। लेकिन अगर इस बाउंड्री पर आप आए हैं, इस बाउंड्री पर एक ही सब लैटिस वाइब्रेट करेगा। अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए, हैवियर एटम के लिए, सब लैटिस ऑफ हैवियर एटम इज अकॉस्टिकल ब्रांच एंड दोज ऑफ लाइटर एटम इज ऑप्टिकल ब्रांच। ओके, तो ये ऑप्टिकल ब्रांच का, ये कैपिटल बी की अगर बात करें, ये कैपिटल बी, ये 2n+1th एटम वाला पोजीशन वाला एटम है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो b है, यानी ये कैपिटल मास का जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड है, और ये स्मॉल m मास का पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। तो ये जो रेशो है ना, ये डेफिनेटली आप समझ सकते हैं b/a। तो ये हुआ क्या, b/a का मतलब ये b, और ऑप्टिकल ब्रांच के लिए वो एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, सो दिस इज द whole result we acquire from the discussion of one dimensional diatomic crystal lattice। और ये जो आज रिजल्ट हमने पढ़े हैं, ये भले थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली हर एग्जाम में जो फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम है उसमें ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम फोनोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत अच्छा वो कंसेप्ट है, बहुत आगे इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।